हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैपेसिटर का ये आज हमारा हो सकता है लास्ट सेशन हो, तो सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर कर लेंगे। कैपेसिटर बहुत ही छोटा सा और अच्छा सा चैप्टर जिससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसमें अभी तक हमने देखा कि कैपेसिटर एक्चुअली होता क्या है और कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट, स्फेरिकल कैपेसिटर देखे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं जो है डाइलेक्ट्रिक, कि जब डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन करा जाता है किसी भी कैपेसिटर में तो उसके किन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पर इफेक्ट होता है, जैसे कि चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, उस पर जो वोल्टेज है, उस पर जो चार्ज डेंसिटी है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन सब चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक इससे पहले वाली क्लास में हमने सीरीज़, पैरेलल, कॉम्बिनेशन और कुछ सर्किट्स के बारे में देखा था। आज भी थोड़ा सा सर्किट्स का डिस्कशन होगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर का ये सेशन। तो देखिए, अब इसमें एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं हम, जो बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है और बड़ी प्यारी चीज़ है। तो उसमें छोटा सा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन कहलाएगा। एक बार चीज़ें दिमाग में बैठ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ज, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, यू, एनर्जी, चार्ज डेंसिटी भी बता दूंगा इसमें और एनर्जी डेंसिटी भी बता दूंगा। तो इन सब चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अच्छा ये है, दो प्लेट्स होती हैं पैरेलल और वो कुछ सेपरेशन होता है उनके बीच में। कितना सेपरेशन होता है, माना कि डी सेपरेशन होता है, प्लेट्स का एरिया ए होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी बताई गई है, सी। ठीक है, इस पर वोल्टेज कितना बताया गया है, वी। ठीक है, अच्छा इस पर चार्ज कितना बताया गया है, क्यू। इनिशियली ये सब चीज़ें इनिशियली। तो अब क्या किया जा रहा है, आप इस लाइन को पढ़ते हैं। इनिशियली द कैपेसिटर इज चार्ज टू सम पोटेंशियल एंड बैटरी इज रिमूव। तो कैपेसिटर को कोई बैटरी लगाकर किसी पोटेंशियल पर चार्ज कर दिया गया है। अब बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा उतने पे ही चार्ज होगी। अगर 9 वोल्ट की बैटरी है तो 9 वोल्ट पे चार्ज हो गया वो। ठीक है, नाउ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं कि डी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर डी को इंक्रीज करा जाएगा तो होगा क्या, तो अलग अलग फैक्टर्स पर प्रभाव देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है कि उसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नई जो कैपेसिटेंस हो जाएगी उसको सी डैश बोल रहा हूँ, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, डी को इंक्रीज कर रहा हूँ तो एप्सिलॉन ए बाय डी। अब सोचो बेटा, अगर आप डी को इंक्रीज करोगे, यहाँ पर आप डी को इंक्रीज करोगे, इस चीज़ को अगर इंक्रीज करा जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, नई जो कैपेसिटेंस है सी डैश वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नई जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर होता है चार्ज। तो चार्ज Q बराबर C बाय V, चार्ज Q बराबर C बाय V। तो जब बैटरी हटा दी गई है, ध्यान रखें, जब बैटरी हटा दी गई है, ये वाली लाइन एक नई चीज़ सिखाएगी हमको। अगर बैटरी हटा दी गई है तो इस केस में हम बोल देंगे कि Q क्या हो चुका है भैया, कांस्टेंट हो चुका है सर्किट में, क्योंकि बैटरी ने एक बार चार्ज भर दिया है। अब Q क्या हो गया उसमें, कांस्टेंट। Q क्या हो गया उसमें, कांस्टेंट। ये बिल्कुल ट्रू बात है। अब आपकी वही वाली बात है कि आपकी बाल्टी भर दी, 10 लीटर पानी भर दिया, नल बंद कर दिया। अब बोल रहे हैं कि यार किसी चौड़ी बाल्टी में डाल दिया है ना, किसी पतली बाल्टी में डाल दिया, किसी की लंबाई ज़्यादा है, इन सभी खेल करे तो हो सकता है उसकी हाइट बढ़ जाए पानी की, हो सकता है उसकी हाइट कम हो जाए, लेकिन पानी तो कांस्टेंट रहेगा ना, 10 लीटर जितना भरा था, क्योंकि नया तो पानी नहीं आ रहा सिस्टम में, नल तो चालू नहीं कर रहे अब अपन, मतलब बैटरी तो हटा दी अपन ने, बैटरी तो नल है ना, और चार्ज क्या है, पानी। तो यहाँ पर अपन ने चार्ज कांस्टेंट कर दिया है, तो चार्ज कांस्टेंट हो गया, उसके बारे में सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। क्यों, अभी देखोगे कि आपका कैपेसिटेंस अगर घट रही है तो पोटेंशियल भी घट जाएगा। तो ये चार्ज तो क्या हो गया, सीधा सीधा अपने को इससे रिलेट ही नहीं करना, अपने को तो यह ध्यान रखना है। चलो पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। क्यू को हम कर देते हैं यहाँ पर कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट इसी को बात कर लेते हैं। तो क्यू कांस्टेंट हो गया। क्या रीज़न है कि बैटरी हटा दी गई है, बैटरी रिमूव्ड, ये मैंने इसका रीज़न भी लिख दिया कि इसमें से बैटरी हटा दी गई है, इसलिए क्यू कांस्टेंट हो गया। तीसरा फैक्टर देखें, वी। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय C। अच्छा, अब C डिक्रीज हो रहा है, Q कांस्टेंट है, तो V क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए, V इज इक्वल टू Q बाय C, Q इज इक्वल टू CV, Q कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। तो अगर C
कम हुआ तो उसी रेशो में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी रेशो में बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो नया पोटेंशियल है, नया जो पोटेंशियल है वी डैश, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैं तीर ऊपर बना रहा हूँ उसका मतलब क्या है, इंक्रीज, नीचे बना रहा हूँ उसका मतलब क्या है, डिक्रीज। मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ। अच्छा, इसका मतलब मेरी डिक्शनरी में क्या है, इंक्रीज। अच्छा, इसका मतलब मेरी डिक्शनरी में क्या है, डिक्रीज। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, काफ़ी बार बार लिखना पड़ेगा, तो ठीक है। अब देखिए चौथा फैक्टर हो गया हमारा सी क्यू वी, तीनों की बात कर ली। क्यू कांस्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसके ऊपर हम एक बॉक्स बना देते हैं। क्यू कांस्टेंट है, रीज़न जानिए कि बैटरी जब भी हटा दी जाएगी, बैटरी जब भी रिमूव कर दी जाएगी तो हमारा चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा कैपेसिटर पे। अब अगला फैक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या हो जाता है, प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल है और उनके बीच का जो सेपरेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी रिलेशन बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइड बाय सेपरेशन या डिस्टेंस। अच्छा, हम डिस्टेंस के साथ क्या खेल खेल रहे हैं, हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज्ड। अच्छा, डिस्टेंस को आप इंक्रीज कर रहे हो, सही के बाद, और वी भी क्या हो रहा है, वी भी इंक्रीज हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, वी को भी इंक्रीज करा जा रहा है, इसको भी इंक्रीज करा जा रहा है, तो नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ई डैश, दैट विल बी इंक्रीज्ड। पांचवा फैक्टर एनर्जी के साथ क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू होती है हाफ क्यू वी। यहाँ पर क्यू कांस्टेंट है, वी अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो एनर्जी है वो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये सारे फैक्टर्स रहे जिन पर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है वो हमने यहाँ पर देखा। एक दो फैक्टर और डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि ये पांचवा हो गया, एक छठा देखिए। छठा फैक्टर जैसे चार्ज डेंसिटी, नई चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या हम एरिया को चेंज कर रहे हैं, नहीं, हम एरिया को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, चार्ज भी कांस्टेंट है, एरिया को भी चेंज नहीं कर रहे, प्लेट के एरिया में थोड़ा ना सेपरेशन चेंज कर रहे हैं, उसका एरिया चेंज नहीं कर रहे। तो जो नई चार्ज डेंसिटी है वो क्या रहेगी यहाँ पर, कांस्टेंट। तो चार्ज डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज डेंसिटी भी यहाँ पर क्या रहेगी, कांस्टेंट। सेवंथ फैक्टर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, यू पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप पाओगे कि एनर्जी जो है वो हाफ क्यू वी है, हाफ क्यू वी। एनर्जी को मैंने बोल दिया हाफ क्यू वी, क्यू कांस्टेंट है, वी बढ़ रहा है। साथ के साथ वॉल्यूम की बात करी, वॉल्यूम क्या है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों के बीच का सेपरेशन। भाई इसके बीच में जो पार्ट है, जो स्पेस है, वो कितना स्पेस वॉल्यूम घेर रहा है, उसको एक प्लेट के एरिया से और इन दोनों बीच के सेपरेशन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा कि ये कितना वॉल्यूम है बीच में, क्योंकि वो 3D स्पेस है ना, दिख तो यहाँ पे 2D रहा है, 3D स्पेस है कि इनके बीच में कितना वॉल्यूम है, एक प्लेट का एरिया मल्टीप्लाइड बाय इनका सेपरेशन। अच्छा, तो डी इंक्रीज करा जा रहा है यहाँ पर, एरिया तो चेंज नहीं करा। अच्छा, वी भी इंक्रीज, डी भी इंक्रीज, तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यहाँ पर दैट इज हाउ वी कैन से दैट एनर्जी डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज। तो एनर्जी डेंसिटी भी बेटा आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर थे, आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक भी चीज पे क्वेश्चन पूछ सकता है, दो चीज पे क्वेश्चन पूछ सकता है, चार ऑप्शन बना सकता है, बोल देगा ये पूरा क्वेश्चन दे देगा कि डी को बढ़ाया जा रहा है, हो सकता है डी को घटा दे, अगर घटा देगा तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, बिल्कुल जस्ट इसकी उल्टी, रिवर्स चीजें हो जाएगी, रिवर्स ऑपरेशन हो जाएगा। राइट, ओके, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अभी तो प्लेट सेपरेशन को चेंज किया था, प्लेट सेपरेशन को चेंज किया था, अब आगे क्या परिवर्तन हो रहा है, सेकेंड नंबर का। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कि डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है। अब डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है, तो उसको ऐसे समझिए कि ये रहा आपका कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर के बीच का न तो अब अपन सेपरेशन चेंज कर रहे हैं, न अपन एरिया चेंज कर रहे हैं। अच्छा, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, वो जो उसकी पूरी चौड़ाई को घेर लेगा, ये रहा वो डाइलेक्ट्रिक। तो ये अगर डाइलेक्ट्रिक इसमें रखा जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है, पहले तो खाली पड़ा था, ऐसा केस ले लेंगे। इनिशियल केस में क्या था, वो खाली पड़ा हुआ था। इनिशियल केस में क्या था, वो एयर फिल्ड था। इनिशियल केस में क्या था, एयर फिल्ड था, उसके अंदर क्या थी, हम बोलेंगे हवा हवाई थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया, और ये जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है जी, के बता दी कि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक स्लैब हमने इसमें इंसर्ट कर दिया है। तो
अब कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ जो कैपेसिटेंस थी उसको बोल देंगे C, यहाँ जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी, नई कैपेसिटेंस C डैश। एक एक फैक्टर पर डिस्कशन करते चलते हैं। और यहाँ पर भी क्या बोला जा रहा है कि आपने पहले कैपेसिटर लिया, उसे किसी पोटेंशियल पे चार्ज कर दिया, नाउ यू हैव रिमूव्ड द बैटरी। जब बैटरी रिमूव कर दी जाती है, जब बैटरी रिमूव कर दी जाती है, तो यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड नहीं है, बैटरी हटा दी गई है। तो ठीक है, इस चीज़ को करेक्ट कर देते हैं हम। तो बैटरी यहाँ से हटा दी गई है, तो बैटरी रिमेन्स, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो ये वाली बात यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ बोल रहा है कि बैटरी इज रिमूव। तो बैटरी अगर रिमूव कर दी गई है तो सर्किट में जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट। सर्किट में जो चार्ज है, कैपेसिटर में जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। अब सबसे पहला फैक्टर कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो C डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन A बाय डी, ये लिखते हैं अपन फॉर्मूला। तो ये एप्सिलॉन A बाय डी क्या हो जाता है, एप्सिलॉन A बाय डी क्या हो जाता है, पुराना कैपेसिटेंस जब ये नहीं था, मैंने बोला अगर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा जाता है तो कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, K गुना बढ़ जाती है। ये बात हमको दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C नॉट। तो ये K टाइम्स बढ़ जाएगी आपकी पुरानी के कंपैरिजन में, इसको C नॉट बोल देते हैं। इनिशियल जो थी वो C नॉट है, इनिशियल जो चार्ज है वो क्या है, Q नॉट है, इनिशियल जो पोटेंशियल है वो है V नॉट, इनिशियल जो है वो E मान लो, ठीक है। अब देखिए दूसरा फैक्टर Q, बैटरी हटा दी गई है तो हमने बोला कि Q डैश किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। जो इनिशियल चार्ज था वही फाइनल चार्ज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा फैक्टर V इज इक्वल टू Q बाय C, V इज इक्वल टू Q बाय C, V डैश इज इक्वल टू Q डैश C डैश। नया चार्ज, नया कैपेसिटेंस ही क्या बनाएगा, नया पोटेंशियल। तो नया चार्ज तो पुराने चार्ज के बराबर ही है, और जो नया कैपेसिटर है वो पुराने कैपेसिटेंस का कितना टाइम्स हो चुका है, पुराने कैपेसिटेंस का कितना टाइम्स हो चुका है, K टाइम्स हो चुका है। तो जो V होगा वो पुराने V का 1/K टाइम्स हो जाएगा। जो नया V होगा पुराने की V का 1/K टाइम्स हो जाएगा। चौथा फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नया पोटेंशियल अपॉन डी। देखो सेपरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर पोटेंशियल जो है E के प्रोपोर्शनल है तो जो नया E आएगा वो पुराने E का ये भी 1/K टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इन दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये 1/K टाइम्स हो रहा है तो ये भी 1/K टाइम्स हो जाएगा। पांचवी बात करी गई है एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी हो जाती है, नई एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Q नया चार्ज और V नया पोटेंशियल। चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं है, पोटेंशियल कितना टाइम्स हो गया, 1/K टाइम्स हो गया, तो नई जो एनर्जी है वो पुरानी एनर्जी की कितनी हो जाएगी, वो भी 1/K टाइम्स हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिन पे ध्यान रखना है। अब एक दो फैक्टर और कर लेते हैं कि यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी, 6 नंबर पे एनर्जी डेंसिटी आ गई। एनर्जी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा भैया वॉल्यूम पे तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं ना, वॉल्यूम में तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहे ना, तो हम सेपरेशन चेंज कर रहे, नहीं हम प्लेट का एरिया चेंज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है, नई एनर्जी डेंसिटी, वो पुरानी वाली एनर्जी डेंसिटी की यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम की कितने टाइम्स हो जाएगी, 1/K टाइम्स। क्यों, क्योंकि एनर्जी पुरानी एनर्जी की 1/K टाइम्स है, 1/K टाइम्स है, तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी पुरानी एनर्जी की क्या रह जाएगी, 1/K टाइम्स हो जाएगी। और 7th सिग्मा जो नई चार्ज डेंसिटी है वो नए चार्ज डिवाइड बाय नए एरिया के बराबर हो जाएगी। एरिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, चार्ज, बैटरी हटा दी गई है तो चार्ज क्या है, कांस्टेंट, बैटरी रिमूव्ड है तो चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बस ये बात पकड़नी है आपको कि बैटरी हट रही है कि बैटरी लग रही है। अगर बैटरी लग रही है तो पोटेंशियल कांस्टेंट, बैटरी हटी हुई है तो चार्ज कांस्टेंट। तो इसके केस में भी आप पाएंगे कि जो नई चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वो पुरानी चार्ज डेंसिटी के बराबर ही आएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये सारे फैक्टर हमने यहाँ पर लिख दिए कि किस किस फैक्टर पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अब K की कोई भी वैल्यू दे दे, बोले कि K
5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देखी 5 कि उसको इंसर्ट कर दिया, पूछा गया कि कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ जाएगी, तो आप बोलोगे 5 गुना बढ़ जाएगी। और वोल्टेज कितने गुना घट जाएगा, वोल्टेज कितने 5 गुना घट जाएगा, V/5 टाइम्स हो जाएगा। V की जो भी वैल्यू देगा फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, आसान है, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए। अब नेक्स्ट में कह रहा है इनिशियली द कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू सम पोटेंशियल एंड बैटरी इज रिमूव्ड। बैटरी रिमूव्ड है तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड तो यार ये बैटरी रिमूव्ड का तो केस हमने पढ़ ही लिया, तो बैटरी के बारे में बात नहीं करते। तो अभी इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं। ये देखो अब इसमें मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है कि बैटरी इज कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड। तो बैटरी इज, तो इस वाली बात को हटाई दो, यहाँ से हटा दो इस वाली बात को, ठीक है। अब करेक्ट है ये, अब जो चीज़ लिख रही है वो करेक्ट है। यहाँ पर मैंने इसमें करेक्शन कर दिया है। तो अब कहानी करते हैं इसके आगे से कि क्या करा, चार्ज टू सम पोटेंशियल एंड नाउ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड देन, और इस केस में बैटरी क्या है अब कनेक्टेड, इस केस में बैटरी क्या है कनेक्टेड। तो ये कुछ ऐसा केस हो रहा है, अच्छा हमने चार्ज भी कर दिया उसको, ओहो इसको तो छोटा करना ही पड़ेगा। तो हमने उसको चार्ज कर दिया है और इस केस में हमने क्या कर रहा है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये कैपेसिटर रहा, इसको ये बैटरी लगाकर हमने चार्ज कर दिया और बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसके बाद इस परिस्थिति में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा जा रहा है कि इस परिस्थिति में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा जा रहा है कोई डाइलेक्ट्रिक, तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा बाकी सारी चीज़ों का। तो पहले क्या था, पहले तो एयर थी, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करी, तो नया जो कैपेसिटेंस हो जाएगा C', अभी भी वो पुराने कैपेसिटेंस का K टाइम्स हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब भी फिल करा जाता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगी। इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं आती कि बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी रिमूव्ड है, क्योंकि कैपेसिटेंस न तो चार्ज पर निर्भर करती है, न ही वोल्टेज पर निर्भर करती है। कैपेसिटेंस किस किस बात पर निर्भर करती है, प्लेट एरिया पर, कैपेसिटेंस पर, और एक और फैक्टर होता है यहाँ पर मीडियम पर। तो अगर आपने K मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर पोटेंशियल, नया जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, पुराने पोटेंशियल के बराबर ही रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बैटरी अभी कनेक्टेड है, तो बैटरी का काम क्या होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करना। तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब तीसरी बात चार्ज, नया चार्ज जो रहता है वो C', V', नए कैपेसिटेंस और नए वोल्टेज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, Q बराबर CV। अच्छा V तो कांस्टेंट है यहाँ पर बेटा, लेकिन C K टाइम्स बढ़ गया, तो जो नया चार्ज है वो पुराने चार्ज का कितना हो जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा। इसको एक बार देख लेते हैं, हौच पौच हो गया यहाँ पर थोड़ा, तो K Q। चौथी चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नया इलेक्ट्रिक फील्ड नए वोल्टेज और नए सेपरेशन के बराबर रहेगा, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है। तो जो पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नए इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर रहेगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल जो वोल्टेज है वही है। तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज भी कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज भी रिमेन्स अनचेंज और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अनचेंज रहेगा। फिफ्थ फैक्टर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, एनर्जी, नई एनर्जी, हाफ नया चार्ज और नए वोल्टेज के बराबर। अच्छा चार्ज और वोल्टेज, चार्ज कितने गुना बढ़ गया, K गुना बढ़ गया, और वोल्टेज पे कोई प्रभाव नहीं आया। तो जो नई एनर्जी है वो पुरानी एनर्जी की K गुना हो जाएगी। तो नई एनर्जी पुरानी एनर्जी की क्या हो जाएगी, K गुना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमको याद रखनी है। अब सिक्स्थ फैक्टर यहाँ पर बात करते हैं चार्ज डेंसिटी। तो नई चार्ज डेंसिटी जो रहेगी, नए चार्ज डिवाइड बाय एरिया के बराबर रहेगी। एरिया में कोई परिवर्तन नहीं करा है, सेपरेशन में कोई परिवर्तन नहीं करा है, तो यहाँ पर केवल चार्ज पर डिपेंडेंसी। अगर चार्ज K टाइम्स बढ़ गया तो जो चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी। देखो पिछले वाले फैक्टर में जब बैटरी रिमूव कर दी गई थी तो ना तो चार्ज चेंज हो रहा था ना चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही थी। चार्ज डेंसिटी का वही रिश्ता है जो यहाँ पर इन दोनों का है, ठीक है, ऐसे कर पाए। अब एक और फैक्टर है यहाँ पर,
एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो नई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये डैश लगा दिया, वो क्या हो जाएगी? पुरानी का। देखो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई, तो एनर्जी डेंसिटी भी कितनी हो जाएगी? के टाइम्स ऑफ पुरानी एनर्जी डेंसिटी। तो नई एनर्जी डेंसिटी भी पुरानी एनर्जी डेंसिटी की के टाइम्स हो जाएगी। अब अगला फैक्टर, तो ये ठीक है, ये सारे एक एक डिस्कस कर लिए तीनों तरीके से। पहले तो क्या था कि हमने डी को इंक्रीज करा था, बैटरी को चार्ज कर दिया था, उसको हटा दिया था, डी को इंक्रीज करा था। डी को इंक्रीज करने पर फैक्टर्स पे क्या क्या प्रभाव पड़ा वो देखा हमने। आफ्टर दैट, और देखो बैटरी अगर हटा दी जाती है तो चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा केस कि अब हम सेपरेशन चेंज नहीं कर रहे, एरिया चेंज नहीं कर रहे, अब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट्स हैं कि डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करा जाता है तो दो केस स्टडी किए जाते हैं। एक तो बैटरी हटा दी गई है, बैटरी हटा दी गई है तो चार्ज कांस्टेंट हो गया, क्यू क्या हो गया आपका? कांस्टेंट। बैटरी हटा दी गई है तो क्यू क्या हो गया? कांस्टेंट। और अगर डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसर्ट करा जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसर्ट करा जा रहा है कि आपकी बैटरी कनेक्टेड है, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे कि हमारा पोटेंशियल इस केस में कांस्टेंट हो जाएगा। उसी हिसाब से हर एक चीज़ ड्राइव करेंगे। ठीक है जी, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस किस तरह से अफेक्ट होती है। तो एक तो हम फैक्टर पढ़ते हैं, छोटा बनाते हैं थोड़ा। तो एक तो पढ़ते हैं फर्स्ट कि फुली इंसर्ट करा गया है, तो अभी उसको डिस्कस भी कर लिया हमने वैसे। तो फर्स्ट, डाइलेक्ट्रिक is fully inserted, पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया गया है। तो देखिए कैसे होगी ये चीज़, कैसे वर्क करेगी कि भाई ये रहा हमारा कैपेसिटर की प्लेट्स और इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक को पूरा फिल कर दिया है। जितनी इसकी चौड़ाई थी उस पूरी चौड़ाई में डाइलेक्ट्रिक को हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। और डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोल रहे हैं के है। ठीक है, तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक स्लैब हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। तो उसके केस में जो नई कैपेसिटेंस आ जाएगी सी डैश, वो पुरानी कैपेसिटेंस की कितनी हो जाएगी? के टाइम्स हो जाएगी। तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो अगर पूरी तरह से फुल इंसर्शन है, कंप्लीटली इंसर्टेड है आपका डाइलेक्ट्रिक, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन ए बाय डी तो तब था जब हवा थी, और अब नया क्या हो जाएगा? के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ए बाय डी। ठीक है। दूसरा फैक्टर, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली इंसर्टेड, इज पार्शियली इंसर्टेड। तो पूरी तरह से इंसर्ट नहीं किया गया है, वो कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में इंसर्ट किया गया है। देखो कैसे चीज़ होगी। तो ये रही आपकी इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो रहा, वो सेपरेशन कितना रहा? डी। पहले तो अगर डी ही सेपरेशन था तो डी ही चौड़ाई का अपने को डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर फिट करना पड़ रहा था, फिट कर रहे थे। लेकिन अब डी चौड़ाई ही है प्लेट्स के बीच की, और बेटा यहाँ पर मैं ये जो डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक लेकर आ रहा हूँ, उसकी चौड़ाई कितनी है? टी। उसकी चौड़ाई कितनी है? टी। प्लेट सेपरेशन हमारा डी है, उसमें टी चौड़ाई का डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो कैसे चीज़ें वर्क करेगी? इसे बोलते हैं पार्शियल इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला चलेगा कैपेसिटर का जो फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा C इज इक्वल टू, आप लिखेंगे एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस डी बाय, एक मिनट, ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। और यहाँ पर के क्या है? उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो जो मीडियम इंसर्ट किया गया है, वो जो मीडियम इंसर्ट किया गया है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखना है। यहाँ पर डी याद रखिए कि डी क्या है? प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। टी क्या है? जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया है उसकी थिकनेस। के क्या है? उसकी कांस्टेंट। अब इस बेस पर दो टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, दो और केस बनते हैं इसमें स्पेशल।
दो और स्पेशल केस बनते हैं पार्शियल इंसर्शन के, दो और केस बनते हैं कि अभी जो फॉर्मूला है मेरा इंसर्ट करने के बाद वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय डी माइनस आपने लिखा D माइनस टी और फिर प्लस T बाय के, ये मेरा फॉर्मूला है। अब इसमें भी दो वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे, एक इस केस 1, अगर आपने इफ मेटल, अब अपन ने डाइलेक्ट्रिक नहीं रख रहे, मेटल ब्लॉक इंसर्टेड, मेटल ब्लॉक रख रहे हैं अब अपन, मेटल ब्लॉक ऑफ थिकनेस T is inserted। तो अगर T थिकनेस का मेटल ब्लॉक जैसे कॉपर का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, वो मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, जैसे कि इसको मैं रिप्रेजेंट करके ऐसे बताता हूँ, ये रहा आपका डाइलेक्ट्रिक, ये रही उन दोनों के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, और अब यहाँ पर कॉपर इंसर्ट कर दिया गया है, ये रहा कॉपर, ये है Cu और इसकी थिकनेस कितनी है T। पर आप याद रखिए कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है मेटल्स का, वो क्या होता है, इनफाइनाइट, चाहे कोई सी भी मेटल हो। तो मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहता है, इनफाइनाइट। तो ये फॉर ऑल मेटल्स, तो सारी की सारी मेटल्स जो होंगी उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहेगा, इनफाइनाइट। ये बात हमको याद रखनी है। तो इस आधार पर अगर इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन, ये इनफाइनाइट है तो डिवाइड बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर फॉर्मूला मॉडिफाई जो होगा D माइनस टी। ठीक है, अब इसी में केस 2 कि अगर अपन ने मेटल तो इंसर्ट कर रहे हैं, इफ मेटल ब्लॉक of thickness D is inserted। अब ये मेटल ब्लॉक ऑफ D थिकनेस मतलब कंप्लीट इंसर्शन है। आप क्या बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम अब मेटल ब्लॉक कंप्लीटली इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब इतनी ही चौड़ाई का मेटल ब्लॉक लगा रहे हैं उसमें। तो देखो चीज़ें कैसे होंगी या कैसे दिखेंगी कि ये रहा मेरा कैपेसिटर, अच्छा D ही क्या है मेरा सेपरेशन, D ही मेरा सेपरेशन, और अब मैं जो कॉपर लेकर आ रहा हूँ ना, वो कॉपर का ब्लॉक पूरी तरह से भर दिया गया है मैंने यहाँ पर पूरी चौड़ाई में, टच करके, एकदम टच करके, बिल्कुल ऐसे। यार अगर आपने इस तरह से टच करके कॉपर रख दिया यहाँ पर Cu, तो इस केस में हम कोई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला नहीं बनेगा, यहाँ पर सीधी बात लिखेंगे, इस केस में कैपेसिटर विल नॉट फॉर्म, कैपेसिटर ही नहीं बनेगा। क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज स्टोर करना। यार ये चार्ज को स्टोर करेगा कि यहाँ से चार्ज जंप करता हुआ यहाँ से निकल जाएगा, तो ये तो कंडक्टिंग पाथ दे दिया आपने। अगर कंडक्टिंग पाथ दे दिया तो चार्ज यहाँ इस प्लेट पे आया, वो रुका नहीं ना, रुकेगा तब जाके दूसरी प्लेट पर चार्ज इंड्यूस करेगा, तब जाके इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो कैपेसिटर क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ तो चार्ज के रुकने की वजह ही खत्म कर दी, तो कंडक्टिंग पाथ दे दिया आपने, चार्ज यहाँ से जंप करता हो, तो ये सिंपल तार बन के रह जाएगा, सिंपल एक कंडक्टिंग पाथ बन के रह जाएगा, प्लेट्स में से चार्ज इधर से इधर भाग के चला जाएगा। तो इस केस में कैपेसिटर बनेगा ही नहीं, आपका कैपेसिटर ही नहीं बनेगा। बच्चा सोच में पड़ सकता है ये प्रश्न पूछा जाए, तो हमको पता रहना चाहिए कि इस केस में कैपेसिटर बनेगा ही नहीं। ठीक है जी, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है ग्राफ का। तो यहाँ पर ग्राफ भी थोड़ा देखना इंपॉर्टेंट रहता है कि कैसे कैसे ग्राफ में चीज़ें वर्क करेगी। तो अगर इस पर सिग्मा है मतलब कि इस पर क्यू है, इस पर माइनस सिग्मा है, इस पर माइनस क्यू है। सिग्मा क्या होती है, चार्ज डेंसिटी। अच्छा, सेपरेशन कितना है प्लेट के बीच का, डी, और थिकनेस कितनी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, टी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ,
यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये ग्राफ, ये कैसे बनेगा कि अच्छा यहाँ और यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ई नॉट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा ई नॉट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया ए हो गया, ई हो गया। अब इस ई नॉट को मैं परिभाषित करता हूँ कि ये ई नॉट क्या है, ये जो ई नॉट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो जो ई है वो क्या है, वो क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्या मल्टीप्लाई हो गया के एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि जो हवा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कितना गुना कम हो जाएगा यहाँ पर इस रीजन में, ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है के गुना कम हो जाता है। फील्ड और फोर्स के गुना कम हो जाते हैं जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है। तो देखो ये बता रखा आपको, ये बता रखा आपको। अच्छा ये वैल्यू कितनी है सर ई नॉट, और ये वैल्यू कितनी है ई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा रिड्यूस हो गया इस वाले रीजन में। अच्छा यहाँ पर वो है, यहाँ पर भी वो है, बराबर है दोनों साइड, लेकिन बीच वाले रीजन में जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया रिड्यूस हो गया। अगली चीज़ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ जो बनेगा, डी का ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। एक साइड से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। तो जब आप इधर से इधर जाते जाते हो तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला लिखा जाता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी। अच्छा तो यहाँ से यहाँ तक E कांस्टेंट है, लेकिन D क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। D क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। अब D बोले बढ़ रहा है या फिर D जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, तो इसके हिसाब से V और D का जो स्लोप है, V और D का जो स्लोप है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। तो ये स्लोप क्या है कांस्टेंट है, ये स्लोप क्या है कांस्टेंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ सेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे सेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा फॉल करा। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई कम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई कम, तो ये जो पोटेंशियल का स्लोप है वो भी क्या हो गया कम। फिर वापस से यहाँ पर एयर आ गई तो इसका स्लोप वापस से ऐसे हो गया। तो जल्दी जल्दी कहाँ फॉल करेगा एयर में, जल्दी जल्दी कहाँ फॉल करेगा एयर में। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो फॉल तो करेगा पोटेंशियल, लेकिन धीरे धीरे करेगा, लेकिन क्या करेगा धीरे धीरे। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे, काफ़ी बार ग्राफ भी पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है ये, पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ जल्दी जल्दी होगा, यहाँ पर जल्दी जल्दी होगा, यहाँ धीरे धीरे होगा, यहाँ पर जल्दी जल्दी होगा, एंड सो ऑन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, एक टॉपिक कि डाइलेक्ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो अगर प्लेट्स के बीच में एक ऊपर की साइड डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखा जाता है, एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखा जाता है, तो इस केस में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर हम इसको, इस सर्किट को किस तरह से, ये दो पैरेलल कैपेसिटर बना देंगे। यहाँ पर दो पैरेलल कैपेसिटर कनेक्टेड है, ऐसे हमने बोल दिया। तो ये आप इसको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पर ऊपर वाला क्या हो जाएगा C1 मान लीजिए, नीचे वाला क्या हो जाएगा C2 मान लीजिए। C1 को कैसे लिखेंगे, उसका एरिया जो है वो आधा हो गया, तो हम लिखेंगे उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो K1 है, तो K1 को मल्टीप्लाई कर दिया पहले एप्सिलॉन नॉट में, और फिर उसका एरिया क्या है A/2 है, तो यहाँ पर A/2 हो जाएगा नीचे, तो A/2D आ गया। D में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, चौड़ाई तो अभी भी D ही है, चौड़ाई तो अभी भी D ही है। तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नीचे वाला जो C2 है उसके बारे में क्या लिखेंगे, पहले K2 उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया एप्सिलॉन A/2 कर दिया, और D उसमें भी वही है, सेम है। तो ये दोनों कैपेसिटर बन गए। अब ये दोनों कैपेसिटर अगर आप पैरेलल में बोल रहे हो तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम ऐड कर देंगे। तो पैरेलली इनको कंबाइन कर देंगे। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करा तो आपने क्या करा, C1 प्लस C2 करा। अब यहाँ देख रहे हो यार बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ रही है। क्या क्या कॉमन आ रही है सर, एप्सिलॉन A/2D, एप्सिलॉन A/2D। तो सारी चीज़ बाहर निकाल लें, एप्सिलॉन A/2D, और ब्रैकेट में क्या बचेगा K1 प्लस K2। वैसे डायरेक्ट भी बता सकता हूँ पर डिराइव करा रहे इसलिए, हो सकता है स्थिति परिस्थिति चेंज कर दे। यहाँ पर A/3 के 3 स्लैब लिया है, ठीक है। तो फिर हमको उसी तरह से काम करना है।
अलग अलग अलग, एक दो के केस में रट नहीं सकते ना, वो सिनेरियो चेंज कर देगा। ऊपर a/4 कर दे, यहाँ पर a/2 का लिया है, ऐसा कॉम्बिनेशन कर दे तो उससे 3 कैपेसिटर बन जाएंगे पैरेलल में। तरीका पता है तो आप कर लोगे। तो एप्सिलॉन a/2d इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एप्सिलॉन a/2d अंदर k1 + k2। अब जो C इक्विवेलेंट बनेगा, जो C इक्विवेलेंट बना उसमें ये जो दोनों डाइलेक्ट्रिक ऐड हुए तो उनका भी एक K इक्विवेलेंट हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक। जैसे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हो जाता है, कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट हो जाता है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक का भी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो उसके केस में इसको कैसे लिखूंगा मैं, एप्सिलॉन A, पहले लिखते हैं K को हम, जनरल कन्वेंशन ऐसे ही चल रही है, मैं तो ऐसे लिखता हूं, तो K इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन A/d। भाई इस C इक्विवेलेंट को कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि इनका कंसोलिडेटेड जो कैपेसिटर बना उसकी कैपेसिटेंस कैसे लिखी जाएगी, K इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन A/d। ठीक है, बिल्कुल सही है, सेपरेशन भी D है और एरिया उसका पूरा A हो जाएगा। अब यहाँ से आप पाएंगे कि एप्सिलॉन A/d से एप्सिलॉन A/d पूरा चला जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो इधर आपका K इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो किसके बीच में आ जाएगा, K1 + K2 डिवाइड बाय 2। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम क्या कर देंगे, अर्थमेटिक मीन कर देंगे। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम क्या कर देंगे, अर्थमेटिक मीन कर देंगे इनका। अब देखिए, अब सीरीज में कनेक्टेड है ऐसे एक के बाद एक अगर कनेक्टेड है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सर्किट वाइज, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सर्किट वाइज कि हमने 2 कैपेसिटर्स इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अच्छा, ये वाला कैपेसिटर को क्या नाम दिया, C1, इस वाले को क्या नाम दिया, C2। तो C1 को कैसे परिभाषित करेंगे, अच्छा इसका एरिया तो A ही है, दोनों का एरिया तो A ही है, दोनों के एरिया में चेंज नहीं हुआ, इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी है। अच्छा, लेकिन सेपरेशन आधा हो गया, ये d/2 का है, तो उसको कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन, तो K पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए K1 मल्टीप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन लिखा, A लिखा और d/2 हो गया, d/2। अब ये 2 उछल के ऊपर आ जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ K ऐसे ऐसे एंड सो ऑन। C2 को लिखेंगे तो वो भी ऐसे हो जाएगा, बस यहाँ पर K2 आ जाएगा, एप्सिलॉन A/d/2। अब क्या है, इनके फाइनल लिख लेते हैं कि फाइनल क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2K2 एप्सिलॉन A/d और इससे बन जाएगा आपका C1 बराबर K1 एप्सिलॉन A/ यहाँ 2 आ जाएगा और D। अब इन दोनों को जोड़ना है तो इनका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो एक C इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया, तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़े जाते हैं कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2। अब यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो देखिए किस तरह से चीज़ वर्क करेगी। ये रहा C1, ये रहा C1। अब ये पलट के आएगा ना, यहाँ पर नीचे C1 रखूँगा तो 2K एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, D ऊपर आ जाएगा, तो देखो D/2K1 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, 1/C1, C की वैल्यू ये है तो 1/C1 की वैल्यू जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। इसी तरह से C2 रखूँगा तो वो भी क्या हो जाएगा, D/2 टाइम्स ऑफ K2 एप्सिलॉन A। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब C इक्विवेलेंट को मैं लिखने जा रहा हूँ, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, D/K इक्विवेलेंट और एप्सिलॉन A। ठीक, K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन A। यहाँ से आप पाएंगे कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, तो दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको बाहर निकाल लेते हैं। दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में चीज़ आ रही है सर कॉमन, D/2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन A और अंदर की साइड जो बचा 1/K1 + 1/K2, 1/K1 + 1/K2। तो अब यहाँ से आप पाएंगे कि क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है। देखो, डिराइव करने का मतलब यही है, डिराइव करने के पीछे यही उद्देश्य है। अगर चीज़ें चेंज करता है या d/3 करके 3 लगा देता है, या एक d/2 का या d/4 के 2 लगा देता है, सीरीज और पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन भी कर देता है जो आता है। तो आप अगर ये लिखना आता है इस तरह से, आपको कैपेसिटेंस अलग अलग और उनका कॉम्बिनेशन करना आता है, तो आप सवाल बना लोगे, सवाल लगा लोगे। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 1/K और ये क्या हो गया ये। तो इसको जब सॉल्व करोगे, तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख लगा, थोड़ा सा पेन चलाओगे तो यहाँ पर K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ K1 K2, 2 टाइम्स ऑफ K1 K2 / K1 + K2। तो इस तरह से अगर
इस तरह से अगर आपकी सीरीज़ में बहुत सारी जुड़ी हुई हैं तो ये उनका हो जाएगा हार्मोनिक मीन, ये उनका कहलाता है हार्मोनिक मीन। इसमें 1/k1 1/k2 ऐसे कर करा के आ जाते हैं और जितने होते हैं उसको ऊपर 2 से डिवाइड कर दो। तो सीरीज़ में ये है, पैरेलल में ये है, सीरीज़ में है, पैरेलल में। सीरीज़ में ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, आप जानते हैं। जो रजिस्टर में पैरेलल में चलता है वो यहाँ पर सीरीज़ में चलता है, जो रजिस्टर में सीरीज़ में चलता है वो यहाँ पैरेलल में चलता है। तो इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक्स को। ठीक, अब आरसी सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है और कई बार इससे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आरसी सर्किट्स को हम समझेंगे एट t बराबर 0 टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट t बराबर 0 टाइम। तो इसमें जो कैटेगरी बनती है क्वेश्चन की वो बड़ी सिंपल बनती है, आपको बस सर्किट्स को हैंडल करना आना चाहिए और t बराबर 0 टाइम पर हमको क्या परिवर्तन करने होंगे सर्किट में वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। तो t बराबर 0 पर क्या होगा, अगर t बराबर 0 पर आपको कैपेसिटर दिखता है, t बराबर 0 की बात करी जा रही है, तो आपका कैपेसिटर जस्ट चार्ज होने ही लगा है, आपका कैपेसिटर जस्ट चार्ज होने ही लगा है, तो उसका काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करता है और चार्ज को ट्रांसफ़र करता है, चार्ज को स्टोर करता है और चार्ज को ट्रांसफ़र करता है, तो मतलब वो करंट को फ्लो करवाएगा। तो आपको t बराबर 0 पर कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर देना है, शॉर्ट सर्किट से। कैपेसिटर जहां भी दिख जाए उसको शॉर्ट सर्किट से, मतलब सीधे तार से कनेक्ट कर दो, सीधे तार से कनेक्ट कर दो। तो इसके केस में, इस एग्जाम्पल के केस में अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल है आपके सामने, ये रहा कि जैसे ही ये बैटरी लगी हुई है, ये आपका कैपेसिटर है 2 फैरेड का, ये 5 ओम का हमारा रेजिस्टर है, और हमने जैसे ही स्विच ऑन करा, जैसे ही स्विच ऑन करा तो हमसे पूछा गया है कि सर्किट में करंट बताइए, सर्किट में करंट बताइए। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन करा तो इस कैपेसिटर को क्या कर दीजिए आप, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। लो, शॉर्ट सर्किट कर दिया, सीधा तार से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपका 5 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, 5 ओम का रेजिस्टर है और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। अब तो बिल्कुल छोटा सा ओम्स लॉ का क्वेश्चन बन गया बच्चा वाला। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 5 V बाय R। तो हम बोलेंगे कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा शुरुआत में, जैसे ही स्विच्ड ऑन करा जाएगा, जस्ट स्विच्ड ऑन। t बराबर 0 टाइम कई बार ऐसा भी लिखा जाएगा कि जस्ट स्विच्ड ऑन। तो जब चार्जिंग स्टार्ट हो रही है, खाली पड़ा हुआ है, जब चार्जिंग स्टार्ट हो रही है तो जस्ट स्विच्ड ऑन वाली कंडीशन, भाई जस्ट स्विच्ड ऑन को ही क्या बोलते हैं, t बराबर 0 टाइम। किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर के लिए अभी t बराबर 0 टाइम, अभी तो उसने चार्जिंग स्टार्ट करनी है, तो क्या करेगा, स्टोर करके ट्रांसफर, स्टोर करके ट्रांसफर, धीरे धीरे स्टोर भी करता जाएगा, कुछ स्टोर करेगा, कुछ ट्रांसफर करेगा, ऐसे। तो शुरुआत में पूरा ही नहीं भर लेता एकदम से, कोई लाओ आगे बढ़ने ही नहीं देगा। शुरुआत में वो स्टोर ट्रांसफर, जब तक कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं हो जाता तब तक वो चार्ज को आगे भी सरकाता रहेगा, वो चार्ज को आगे भी सरकाता रहेगा। अब नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट यही लगेगा इसमें भी। तो बोला जा रहा है फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी एट t बराबर 0 टाइम। तो t बराबर 0 टाइम पर कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर देना है हमको, तो इसी का इक्विवेलेंट सर्किट मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये 3 ये 2 और t बराबर 0 टाइम बोल रहा है तो हमने कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर दिया, सीधे तार से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर लगी हुई है हमारी बैटरी। अब देखिए बड़ा सिंपल सर्किट बन जाता है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट की आपकी बैटरी लग रही है और यहाँ सीधा तार है। तो अब देखिए जो पोटेंशियल इस पॉइंट का V, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का V। अगर इस रेजिस्टर के थ्रू दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब कि करंट कहाँ से होकर जा रहा है, इस तरह से होकर जा रहा है, तभी तो पोटेंशियल सेम है। ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। अच्छा, इसका पोटेंशियल सेम है, इस रेजिस्टर से कोई करंट नहीं जा रहा, तो इसको सर्किट से हटा देंगे, तो ये सर्किट क्या होगा, बैटरी का पॉजिटिव यहाँ से आते आते 2 से गया। तो इसके केस में आप जब करंट निकालेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा, V 10 डिवाइड बाय 2, मतलब कि 5 एम्पियर। 10 डिवाइड बाय 2 5 एम्पियर। तो t बराबर 0 टाइम पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 एम्पियर। 5 एम्पियर जैसे इस स्विच को क्लोज किया जाएगा, अगर बोले भी नहीं t बराबर 0 टाइम, बोले जस्ट स्विच्ड ऑन, जस्ट स्विच्ड ऑन, तो ये सब चार्जिंग के साइकिल हैं। कैपेसिटर जस्ट चार्ज होना ही स्टार्ट हुआ है, अभी स्विच ऑन ही किया गया है, तो इसने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया और सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हुआ, मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका रजिस्टर हट जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो वो तो था 0 पर, अब है t बराबर इनफाइनाइट टाइम पर। इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट, या फिर एक शब्द और बोला जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर
स्विच आफ्टर स्विच्ड ऑन, तो हमारे सर्किट में जब हमने स्विच ऑन करा तो उसके काफ़ी देर बाद, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये वो इशारा करना चाहता है कि आपका कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। और आपका कैपेसिटर अगर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है तो इस स्टेट में t बराबर इन्फाइनेट पर, t बराबर इन्फाइनेट पर, t बराबर इन्फाइनेट टाइम पर, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर स्टेडी स्टेट, 3 शब्द बोलेगा, इन्फाइनेट, स्टेडी स्टेट या फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच ऑन। तो आपको क्या करना है, आपके कैपेसिटर को सर्किट में क्या बना देना है, ओपन सर्किट। अब वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, तो उसका पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, वो भी खुद एक बैटरी बन जाएगा। वो बोलेगा अरे 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 अब हम तुम्हारे हिसाब से थोड़ा नहीं चलेंगे, हम खुद बैटरी हैं। तो ये बैटरी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी और सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में अगर इसका इक्विवेलेंट बनाए तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, ये लो जी, ओपन सर्किट कर दिया। ओपन सर्किट करते ही तो बात खत्म ही हो गई। ओपन सर्किट करते ही 10 वोल्ट आ गया। तो उसके केस में अगर करंट पूछेगा सर्किट में तो करंट कितना हो गया, 0। कब, एट t बराबर इन्फाइनेट टाइम। t बराबर इन्फाइनेट टाइम पर आपको कैपेसिटर को सर्किट में क्या कर देना है, ओपन सर्किट कर देना है। यही सवाल देखिए, अब t बराबर इन्फाइनेट टाइम पर बोला है, t बराबर इन्फाइनेट टाइम पर बोला है, तो t बराबर इन्फाइनेट टाइम पर इसको ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं। ये लो जी, ओपन सर्किट बना दिया, पिछला ही सवाल था सेम वैसा ही। और यहाँ पर एक 3 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पर लग रही है आपकी 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, मान लिया स्विच ऑन ही है इस केस में, तो 3 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लग रही है। अब ये बन गया मेरा ओपन सर्किट। क्यों सर, वहाँ पर बताया है t बराबर इन्फाइनेट टाइम, और t बराबर इन्फाइनेट टाइम होता है आपकी स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर पूरी तरह से आपका चार्ज हो चुका है। अब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया तो वो सर्किट में करंट को बहने नहीं देता। तो इस केस में अगर करंट निकालें आपका I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा। अच्छा, V कितना 10, R इक्विवेलेंट कितना 3 2 5। तो अब सर्किट में कितना करंट रह गया, 2 एम्पियर। सर्किट में कितना करंट रह गया, 2 एम्पियर। तो पूरी तरह से चार्ज होने का सर्किट में 2 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। भाई ये तो हुआ कि जैसे स्विच ऑन करा, ठीक है, या फिर स्विच ऑन करने की काफ़ी देर बाद, तो 0 t बराबर 0 टाइम की बात हो चुकी है और t बराबर इन्फाइनेट टाइम की बात हो चुकी है। लेकिन अब सर उसके बीच में क्या कहानी चल रही है, t बराबर 0 से लेकर t बराबर इन्फाइनेट के बीच में क्या कहानी चल रही है। तो बीच में कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, और बीच में जो हमारा इक्वेशंस रहती है या सर्किट रहता है, कुछ इन इक्वेशंस को फॉलो करता है कि चार्ज इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है, और जो करंट है वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ की गणित समझते हैं। जैसे ही आपने स्विच ऑन करा और बीच की स्थिति चल रही है, तो किसी भी टाइम पर हम बोल सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है बैटरी का पोटेंशियल, वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, VC और VR के बराबर। तो DC सर्किट में ऐसा बोल दिया जाता है, हमेशा ही ऐसा ट्रू है, DC सर्किट अगर बैटरी लग रही है तो V किसके बराबर रहेगा, VC प्लस VR के बराबर। अच्छा, VC कैसे लिखेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, Q बाय C से, और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, IR से। तो अगर t बराबर 0 की बात करी जाती है इसमें, इसी में t बराबर 0 की बात करी जाती है, t बराबर 0 की बात करी जाती है, तो चार्ज क्या होता है सर्किट में, 0। चार्ज क्या होता है सर्किट में, 0। तो इस केस में VC कितना हो गया, 0। अगर इसमें कोई चार्ज ही नहीं है तो VC 0, वैसे भी ओपन सर्किट हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर VR किसके बराबर रह जाएगा, V के बराबर। तो सारा का सारा पोटेंशियल, सारी की सारा जो पोटेंशियल है इस पे आ जाएगा। तो उस केस में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, अगर बोलें t बराबर 0 समय पर करंट कितना फ्लो हो रहा होगा सर्किट में, तो आपका आंसर होना चाहिए। तो ये कब होगा, t बराबर 0 पर। तो t बराबर 0 पर सर्किट में करंट कितना हो गया, V बाय R के बराबर, V बाय R के बराबर। अब t बराबर इन्फाइनेट टाइम की बात करी, ये हो गया t बराबर 0। अब t बराबर इन्फाइनेट टाइम पर हमने बोला t बराबर इन्फाइनेट टाइम पर करंट तो 0 हो गया, I तो 0 हो गया, लेकिन चार्ज कितना हो गया, Q बराबर CV के। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है, वो ओपन सर्किट हो गया। लेकिन वो कितने पे चार्ज हो चुका है, V पोटेंशियल पे चार्ज हो चुका है। ये V है तो वो भी क्या बन गया, V। तो फिर उसके केस में उसमें कितना चार्ज स्टोर होगा, Q इज इक्वल टू C उसकी कैपेसिटेंस है, उस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दिया बैटरी को, तो Q बराबर CV। तो ये दो बातें याद रखनी है कि t बराबर 0 टाइम पर क्या रहता है, करंट मैक्सिमम। t बराबर 0 टाइम पे क्या रहता है, करंट मैक्सिमम और चार्ज 0। और t बराबर इन्फाइनेट टाइम पर क्या रहता है, चार्ज मैक्सिमम और करंट 0। ग्राफ से समझेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
अब इक्वेशंस क्या फॉलो होती हैं, Q इज इक्वल टू सी वी, ये सी वी क्या होता है, मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पर याद रखें कि Q नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर है, सी वी के बराबर। ये होता है मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज या फिर फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो इसको Q नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर e रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनती है। तो ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी, आर सी को ही क्या बोल रहे हैं, लैम्डा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट वर्दी पॉइंट आपके सामने ये रहा कि जो लैम्डा है इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। लैम्डा को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। और ये वो टाइम होता है, ये वो टाइम होता है। और ये किसके बराबर है, लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर है, आर और सी। जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अच्छा, तो इससे मिल क्या रही है सर जानकारी, वो है मुद्दे की बात। तो ये कौन सा टाइम है सर, टाइम कांस्टेंट तो बोला और टाइम के साथ ही उसको डिवाइड कर रहे हो, तो ये है क्या, तो ये क्या है टाइम, यह तो लैम्डा, ये कौन सा टाइम है, टाइम एट विच कैपेसिटर इज 63% चार्ज। तो 63% चार्ज हो, और इसे ही क्या बोल देते हैं, एवरेज टाइम भी बोल देते हैं। एवरेज टाइम किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर, है ना। एवरेज टाइम या मीन टाइम। ठीक है, तो एवरेज टाइम भी ये हो जाएगा, या एवरेज करंट के हिसाब से वो बाद में रिलेट कर लेंगे। अभी इसको तो इतना याद रखो कि ये वो वैल्यू है जब आपका कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा, ये वो टाइम है। और इसको कैसे निकालते हैं, आरसी से मल्टीप्लाई करते हैं। और सर दूसरा जो टी आ रहा है वो बेटा इंस्टेंटेनियस टाइम है, वो चेंज होता रहेगा, वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें और लिखनी है दिमाग में आपको, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम काम में आएगी। तो जो 1/e की वैल्यू आती है वही हमारे जो बार बार काम में आएगी, वो 0.37 हो जाएगी। तो ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1/v की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पावर्स माइनस में है, आपको नीचे ले जाना पड़ेगा, 1/e करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू क्या होती है 0.37। ठीक है जी, ओके। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला है, इसी से t बराबर 0 भी निकाला जा सकता है, इसी से t बराबर इन्फाइनाइट भी निकाला जा सकता है, और इससे t बराबर कुछ भी टाइम, t बराबर टाउ या t बराबर टाइम कांस्टेंट जो होता है वो भी निकाला जा सकता है, उस पर कितना चार्ज होगा, ये सब। अब इसका देखिए मीन लाइफ पीरियड। तो मीन लाइफ मैंने बताया था कि इट इज द टाइम इन विच चार्ज चेंजेस बाय 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से एवरेज जो होता है वो कितना होता है, लैम्डा के बराबर, इसे ही बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो एवरेज टाइम पूछे तो ऐसा नहीं है कि सर 50% ऑफ टाइम होगा, नहीं, हम बोलते थे एवरेज टाइम जो होगा वो क्या होगा, जब आपका कैपेसिटर 63% चार्ज है। और टी हाफ क्या होगा सर, टी हाफ वो टाइम होगा जब हमारा कैपेसिटर कितना है, 0.693 टाइम्स ऑफ लैम्डा। मतलब इस पर हमारा कैपेसिटर 50% चार्ज होगा, इस पर कैपेसिटर चार्ज्ड एट 50%। ये वो टाइम है जब कैपेसिटर 50% चार्ज है, और ये वो टाइम है, टाइम एट विच कैपेसिटर इज 63% चार्ज। तो इस पर 63% चार्ज रहेगा कैपेसिटर, जो टाइम कांस्टेंट वाली वैल्यू है। सर कैसे निकालें, कुछ भी नहीं करना, R और C इनकी वैल्यू आपको दी रहेगी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी वही सेकंड में। जैसे 1 माइक्रोफैरड और 2 ओम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 सेकंड आई। अच्छा 2 सेकंड में कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, 63% चार्ज हो जाएगा, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू का। तो ये ग्राफ है, दिस इज द Q वर्सेस T ग्राफ। y एक्सिस पर Q है, इस पर T है। अब ग्राफ कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब बढ़ता जा रहा है, फिर धीरे धीरे करके सैचुरेट हो गया। t बराबर 0 पर चार्ज भी क्या होगा, 0, मैंने पहले बताया था। t बराबर 0 पर करंट क्या होगा, मैक्सिमम V/R, और t बराबर 0 पर क्या होगा, चार्ज 0। तो t बराबर 0 पर अगर हम बोलें तो Q इज इक्वल टू 0 है, और जो I है सर्किट में वो क्या है, V/R, मतलब कि वो क्या है, मैक्सिमम है, वो क्या है, मैक्सिमम, और ये क्या है, मिनिमम, और ये क्या है, मैक्सिमम। ठीक है जी। उसके बाद
उसके बाद अगली चीज़ t बराबर इन्फाइनेट टाइम, t बराबर इन्फाइनेट टाइम की बात करिए। अच्छा, t बराबर इन्फाइनेट टाइम पर जो चार्ज है वो क्या है, मैक्सिमम CV के बराबर, और इसे Q नॉट बोल रहे हैं हम, और ये मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, दिख भी रही है आपको, देखो बढ़ गया। लेकिन t बराबर इन्फाइनेट टाइम पर, ये इन्फाइनेट टाइम पर जा रहा है इधर की साइड, तो ये क्या हो गया जी, 0। तो t बराबर इन्फाइनेट टाइम पर जो हमारा करंट है वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगी उसकी मिनिमम वैल्यू। इसके बीच की बात दो जानकारी है। एक तो t हाफ है हमारे पास, जिस पर कैपेसिटर पूरे चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज होता है CV, उसका 0.5 टाइम से मतलब 50% हो गया। और एक टाइम है हमारे पास एवरेज टाइम, जिसे क्या बोल देते हैं यहाँ पर, टाइम कांस्टेंट। इसे ही क्या बोल देते हैं यहाँ पर, टाइम कांस्टेंट। इसका एक और नाम होता है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट पर कैपेसिटर 0.63 टाइम्स होता है, मतलब 63%। अब यही है करंट के केस में थोड़ी सी परिभाषा उल्टी हो जाती है कि इसके केस में जो t हाफ है उस पर आपका करंट तो हाफ है, लेकिन जो t एवरेज है, मतलब कि जो टाइम कांस्टेंट है जो कि RC मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, वो टाइम है जब आपका करंट कितना रह जाएगा, 37% रह जाएगा। इस पर करंट कितना रह जाता है, 37% रह जाता है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ है। ये सभी जो ग्राफ हैं ये है ड्यूरिंग चार्जिंग। तो ड्यूरिंग चार्जिंग साइकिल में है, जब चार्जिंग हो रही होगी तब की बात है। अब डिस्चार्जिंग की बात क्या होगी, वो अलग से चीज़ है, वो अलग फैक्टर है। तो ये तो चार्जिंग के साइकिल में ये सारी कहानी चल रही होगी कि चार्ज बढ़ रहा होगा और करंट सर्किट में घट रहा होगा। जब पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो करंट कितना हो जाता है, 0। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई चीज़ सारी की सारी। अब नेक्स्ट, तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा कि जैसे हमने बैटरी लगाई, स्विच S2 ओपन है, स्विच S1 को अभी इस केस में क्लोज कर रखा है, तो करंट यूं जाकर इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब मैंने इसको तो ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो अब हमने बैटरी क्या कर दी, यहां से डिस्कनेक्ट। तो बैटरी यहां से डिस्कनेक्ट कर दी, तो अब क्या होगा, क्यों, इस जगह पर बैटरी लगाकर हमने इसको चार्ज किया था, तो कंप्लीटली चार्ज कर दिया था। उसके बाद बैटरी हटाकर हमने क्या कर दिया, डिस्चार्ज। तो बैटरी जब लगाई तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लग गया, लेकिन करंट इसका क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, करंट डिक्रीज हो रहा था। अब जैसे ही आपने इसको करा तो ये ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा, और ऊपर वाले सर्किट में करंट जो फ्लो होने लगा, भाई ये प्लस था ये माइनस था, तो ये भी प्लस हो गया ये माइनस हो गया। अब ये सर्किट में इस तरह से करंट फ्लो करवाने लग जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो करवाने लग गया I। और वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी शुरू में तो बहुत तेज होगा, और इसको फॉलो करेगा, फिर धीरे धीरे करते करते वो भी डाउन, जैसे गुब्बारे को फुलाया उसको छोड़ दिया, वो भागा शुरू में फुस, बाद में जाके फुस हो गया। तो ये उसी तरह का है कि भाई शुरुआत में जब कैपेसिटर अब कहेगा कि मैं बैटरी बन गया हूँ, मैं चार्ज दूंगा, तो कैपेसिटर तो चार्ज को रोक ही नहीं सकता। वो वही चीज़ है कि बाल्टी ढोल देता है, और एक बार में ढोल दी सारा पानी खत्म। बैटरी धीरे धीरे देती है ना, तो ये एकदम से डिस्चार्ज हो। तो इसके केस में जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी तो दोनों ही एक्सपोनेंशियल डिके को शो कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि आप चार्ज कर चुके हो, अब कैपेसिटर इस केस में डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी डिके है और ये भी डिके है, दोनों की वैल्यू गिर रही है। यहाँ पर e की पावर t/τ है, t/τ है। सर टाउ क्या है, सॉरी टाउ नहीं, लैम्डा, e/λ। कई बुक्स इसको टाउ से बताती हैं, ज़्यादातर पढ़ाते हैं तो टाउ आता है। तो टाउ बता दे या लैम्डा बता दे, तो लैम्डा किसके बराबर है, r और c के बराबर। कौन सा टाइम है, वो टाइम। अब डिस्चार्जिंग के केस में परिभाषा बदल जाएगी। डिस्चार्जिंग के केस में परिभाषा कैसे बदल जाएगी, ये देखिए ग्राफ कि सर डिस्चार्जिंग के केस में ये भी डिके है, एक्सपोनेंशियल डिके। अच्छा, ये भी डिके है, दोनों ही गिर रहे हैं। बात को समझिए ना, जब कैपेसिटर को चार्ज कर दिया पूरी तरह से, अब उसको बोला तू बैटरी बन जा, तो क्या करेगा, अपना चार्ज रिलीज करेगा, खाली होएगा, और जब उसका चार्ज रिलीज करके उस सर्किट में फेंकेगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगा, और जब धीरे धीरे उसका चार्ज कम होने लग जाएगा तो सर्किट में करंट भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो t बराबर 0, तो t बराबर 0 पर जो चार्ज है वो क्या है, मैक्सिमम Q नॉट के बराबर। Q नॉट क्या होता है, CV। अच्छा, इस केस में करंट भी मैक्सिमम है, तो करंट I बराबर किसके है, I नॉट के है, और I नॉट क्या होगा, V/R, वोल्टेज और रेजिस्टर। अब t बराबर इनफाइनेट टाइम की बात करिए,
t बराबर इन्फाइनेट टाइम पर जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधा 0, और t बराबर इन्फाइनेट टाइम पर करंट भी क्या हो जाएगा, 0, खत्म। बाकी तो जानते ही हैं, इसके केस में जो एवरेज टाइम है या टाइम कांस्टेंट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये वो टाइम होता है जिस पर हमारा चार्ज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये किसके ग्राफ हैं, डिस्चार्जिंग के ग्राफ हैं। डिस्चार्जिंग साइकिल के ग्राफ हैं। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगा, टाइम, ठीक है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिस पर आपका चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 37% रह जाए, ठीक है, और करंट भी मैक्सिमम करंट का 37% रह जाए। तो दैट इज हाउ थिंग्स विल वर्क इन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो चलिए यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए बाय।